नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद कमलेश में। देखिए दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है यूनिक प्रश्नों को लेकर, जो कि आपके यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के ग्रुप सी के एग्जामों से संबंधित है। मुख्य रूप से अभी हमने आपके 12 फरवरी को होने वाले पटवारी लेखपाल के एग्ज़ाम को टारगेट किया हुआ है और हमने आपके सिलेबस के 40 नंबर के उस पोर्शन को लिया है जिसमें जीके जीएस का है, क्योंकि हमारे विद्यार्थी वहाँ पर प्रश्नों को गलत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि विद्यार्थी उन प्रश्नों को ठीक करें और अपना सिलेक्शन पाए। तो आइए दोस्तों, आज का ये पहला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे 11 है। अगर थोड़ी डिटेल में बात करूं तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कुल जो है 165 दिन की अवधि में आयोजित किए गए थे। 165 दिन की अवधि में जो है 11 अधिवेशन और संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्चा लगा था। और संविधान की जो अधिवेशन की प्रथम बैठक हुई थी, वो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आइए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे। दरअसल संविधान सभा के जो कानूनी सलाहकार थे वो थे बी.एन. राव जो है संविधान सभा के कानूनी सलाहकार था। थोड़ी डिटेल में अगर मैं बात करूं तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर वेनेगल नरसिंह राव यानी कि बी.एन. राव को नियुक्त किया गया। बाद में इन्होंने जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950, याद रखिएगा, वर्ष 1950 से लेके 1952 तक जो है प्रतिनिधि के रूप में काम किया था। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए हैं आपके लिए, थोड़ा सा ठीक है। प्रश्न है संविधान सभा को जो है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो है अधिनियमित किया गया था दोस्तों संविधान सभा द्वारा। अगर थोड़ी डिटेल में मैं बात करूं तो भारतीय संविधान का प्रारूप जो है 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या अधिनियम और आत्मसम्मिलित किया गया। और बात करें संविधान के प्रारूपों पर, संविधान सभा के कुल 299, आप याद रखिएगा, 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों के जो है हस्ताक्षर हुए। 284 आप याद रखेंगे, 84 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए तथा संविधान के जो है कुछ प्रावधान इसी दिन लागू हो गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन इसी दिन लागू हो गया था। इसके अलावा नागरिकता, इसके अलावा निर्वाचन संबंधी प्रावधान इसी दिन लागू हो गए थे। हालांकि बाकी चीजें 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न रखा है प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न है निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संघ संविधान समिति का जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। अगर डिटेल में बात करूं तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपाल ने। इसके अलावा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा अल्लादी कृष्णा अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए हैं। ये प्रश्न जरा बड़ा है, आप सारे ऑप्शन आ नहीं पा रहे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। प्रश्न है संविधान को, थोड़ा सा आप अच्छे से देखिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि आपको पढ़ना है, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी है यह एक शुभ दिन था। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपनाया था। थोड़ी डिटेल में अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ी डिटेल में बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो लाहौर अधिवेशन 31 जनवरी 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की तिथि तय की गई तथा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य। दरअसल भारत में पंचायती राज लागू करने वाला जो प्रथम राज्य था वह था राजस्थान। थोड़ी डिटेल में अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। राजस्थान पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य था, जहां 2 अक्टूबर, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का प्रारंभ किया। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला दूसरा राज्य था। पहला राज्य राजस्थान, दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश, और एक ही सन है 1959 का ही। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए हैं आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई। दरअसल यह की गई थी LM सिंघवी समिति द्वारा। अगर थोड़ी डिटेल में मैं बात करूं तो बात है वर्ष 1986 की। आप याद रखिएगा 1986। वर्ष 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु जो है अनुशंसाएं देने के लिए LM सिंघवी समिति की अध्यक्षता में एक जो है समिति का गठन किया था। इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की अनुशंसा की, साथ ही पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी पर प्रतिबंध, इसके अलावा ग्रामीण न्यायालयों तथा न्याय पंचायतों तथा न्याय पंचायती राज अधिकरण के स्थापना की जो है अनुशंसा की थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हैं, कई बार पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं वर्तमान समय में भी। प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से कौन सी समिति से संबंधित नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। अगर मैं बात करूं तो इसमें संबंधित नहीं है दोस्तों, वो नहीं है VKR राव समिति। दरअसल VKR और वी राव समिति एक प्रमुख भारतीय जो है अर्थशास्त्री थे VK राव, जो कि आर्थिक विकास पर जो है संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य रहे। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो है बलवंत राय मेहता समिति, इसके अलावा अशोक मेहता समिति 1977, बलवंत राय मेहता समिति 1957 की थी। इसके अलावा JVK राव समिति 1985 की थी। इसके अलावा LM सिंघवी समिति 1986 की थी। इसके अलावा PK थुंगन समिति 1988 की थी। इसके अलावा VN गाडगिल समिति जो कि 1962 की थी। इसके अलावा सादिक अली समिति 1964 की थी। इसके अलावा आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए हैं दोस्तों। प्रश्न है, दरअसल निम्नलिखित में होना चाहिए, लिखित हो गया, चलो कोई बात नहीं, आप याद रखेंगे निम्न। दरअसल निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अमेरिकी महासचिव थे। दरअसल अमेरिकी आ रहा है, ये अफ्रीकी हमने टाइप किया हुआ था, अफ्रीकी। आप याद रखेंगे इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी सदस्य। दरअसल अफ्रीकी सदस्य जो थे वो थे इनमें से ऑप्शन नंबर C
बुतरस बुतरस घाली। अगर थोड़ी डिटेल में मैं बात करूं तो बुतरस बुतरस घाली मिस्र यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव थे। इन्होंने इन्होंने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के के छठवें महासचिव के रूप में 1992 से लेकर 1996 तक कार्य किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। आइए अगले बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए प्रश्नों पर। प्रश्न है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आपको बताना है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो इसमें अनुच्छेदों की जो संख्या है वह है 30। आइए थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अर्थात मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है 10 दिसंबर, याद रखिएगा 10 दिसंबर 1948, याद रखिएगा 1948 को अंगीकृत किया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट रखे हुए हैं हमने। प्रश्न है दोस्तों, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव विहार के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र है। तो कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र है वन्य जीव अभयारण्य। थोड़ी डिटेल में मैं बात करूं तो वन्य जीव अभयारण्य प्राकृतिक आवास के रूप में वन्य जीवों के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र है। इसका केंद्रीय क्षेत्र यानी कि कोर जोन जो है राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है। इन्हें वन्य जीव आरक्षण अधिनियम 1972, याद रखिएगा 1972 द्वारा जो है अधिसूचित किया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए हैं। प्रश्न है वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। पहला कथन है यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। और दूसरा है, थोड़ा सा आप समय देंगे, दूसरा है इस अधिनियम से नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। हाँ जी दोस्तों, इसमें से ऑप्शन बी और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हो जाएगा, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी दोनों, यानी कि सी वाला। थोड़ी डिटेल में मैं बात करूं तो भारत में वर्ष 1972 में वन्य प्राणी अधिनियम लागू हुआ, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। इस अधिनियम को जो है दो मुख्य उद्देश्य हैं इसके। पहला उद्देश्य है इस अधिनियम के तहत जो है अनुसूची में सूचीबद्ध जो है संकटपन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा नेशनल पार्क, दूसरा कथन है इसका जो दूसरा उद्देश्य है नेशनल पार्क तथा पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान करना। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए हैं, बहुत जबरदस्त प्रश्न हमने रखे हुए हैं दोस्तों। प्रश्न है भारत में शीत ऋतु में सुपोषण प्रसिद्ध, दरअसल सुपोषण नहीं शीतोषण होना चाहिए, शीतोषण आप याद रखेंगे, शीतोषण, हाँ शीतोषण हाँ याद रखेंगे। भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ उससे होने वाली वर्षा किन फसलों के लिए अधिक उत्पादन में जो है सहायक होती है? तो ये मुख्य रूप से होती है केवल रबी की फसल के लिए, आप याद रखेंगे। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगर थोड़ी डिटेल में मैं बात करूं तो शीत ऋतु में जो है शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा रबी के फसलों के उत्पादन में सहायक होती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से आर्द्रता ग्रहण कर भारत में वर्षा करती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। क्या होता है कि कभी कभी हम जो है प्रश्नों के टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा नेगलेक्ट करके आप प्रश्नों को में ध्यान दें। प्रश्न है
बाड़ बनाना, अगला प्रश्न 14, बाड़ बनाना, एकत्रित करना और पूर्ण कटाई जैसे कुछ गतिविधियां किससे संबंधित है? वो दरअसल संबंधित है भेड़ पालन से। थोड़ी डिटेल में अगर मैं बात करूं तो बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन की कटाई जैसी गतिविधियां भेड़ पालन से संबंधित है। भेड़ मुख्य रूप से जो है ऊन तथा मांस के लिए पाली जाती है। आइए अगले प्रश्न की बात करता हूं। इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने दोस्तों रखे हुए हैं। प्रश्न है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। थोड़ी डिटेल में बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर हमारे उत्तराखंड में, उधम सिंह नगर जिले उत्तराखंड का प्रथम, जो उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर, याद रखिएगा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया था। और वर्ष 1972 में, याद रखना, वर्ष 1972 में इसका नामकरण उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर कर दिया गया। इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का जो है अग्रदूत माना जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए हैं। अब हिस्ट्री का पोर्शन आ चुका है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है, मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेजी दूत मंडल का प्रमुख कौन था, जिसे मुगल सम्राट फारुखसियर से शाही परगाना जो है फरमान की प्राप्ति हुई थी? तो वह था दरअसल वह था दोस्तों इसमें दरअसल ऑप्शन नंबर डी भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन सरमन। अगर थोड़ी डिटेल में मैं बात करूं, जॉन सरमन के नेतृत्व में 1715 में जो है कलकत्ता से दिल्ली में जो है मुगल शासक फारुखसियर के दरबार में एक जो है अंग्रेजी दूत भेजा गया। इस दूत मंडल में जो है एडवर्ड स्टीफेसन, इसके अलावा विलियम हैलिमटन, इसके अलावा नामक चिकित्सक और ख्वाजा सेद्दू नामक और जो है द्विभाषीय शामिल किए गए थे। इसमें जो है चिकित्सक हैमिल्टन ने फारुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई, जिससे वो फारुखसियर बहुत प्रसन्न हो गया और उसने 1717 में बादशाह से जो है फरमान हासिल कर लिया और अपने व्यापार को अच्छे ढंग से वो लोग करने लग गए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमने बहुत इंपॉर्टेंट रखे हुए हैं। प्रश्न है, विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार पहुंचा था? पत्तनों यानी कि बंदरगाह, जहां पर पानी के जहाज उतरते हैं, मुख्य रूप से पहले व्यापार वहीं से होता था, तो वह आया था जहांगीर के वहां पहुंचा था। अगर थोड़े डिटेल में मैं बात करूं तो 1608 ईस्वी की बात है, याद रखिएगा 1608। तो 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ब्रिटेन के प्रथम सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वे मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में मुगलों के पत्तनों में व्यवसाय यानी कि बंदरगाहों में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए। हॉकिंस से प्रसन्न होकर जहांगीर ने 400 का मनसब तथा जागीर जो है प्रदान कर दिया। ऐसा पद प्राप्त करने वाला विलियम हॉकिंस प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 जो आज का जो है थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हुए हैं हमने। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक के रूप में देखा जाता है? दरअसल फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक के रूप में देखा जाता है कोलबर्ट को। अगर थोड़ी डिटेल में मैं बात करूं तो कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। बात है 1664, यानी कि 1664 में फ्रांस के सम्राट लुइस 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रेंच ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी, कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसे कंपनी देसस आरियंटेस कहा गया, जो फ्रैंको कैरे के प्रयास से सूरत में 1668 में स्थापित की गई और यह प्रथम
फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, डचू ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया? दरअसल कौन सा हुआ है, थोड़ा सा मैं देख लूँ तो जो है कौन सा, हाँ, तो डचू ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया? तो उन्होंने बंगाल में किया था दरअसल पिपली नामक कारखाना। अगर डिटेल में बात करूं तो 1627 ईस्वी की बात है। 1627 ईस्वी में डचू ने बंगाल में प्रथम कंपनी पिपली में स्थापित की थी। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशियाओं के द्वीपों से व्यापार करना था। और 1653 में चिंसुरा बंगाल में डचू द्वारा जो है अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई। चिंसुरा आप याद रखेंगे डचू की पहली फैक्ट्री थी, जिसके पश्चात बंगाल में डचू के व्यापार में विस्तार हुआ। यहाँ पर डचू द्वारा दुर्ग यानी कि दुर्ग के नाम से गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से दुर्ग का निर्माण किया गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी होना चाहिए, ईस्वी, हाँ, तो याद रखेंगे सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? दरअसल सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता नामक शहर पर जो है अधिकार प्राप्त कर लिया था। अगर डिटेल में बात करें, सिराजुद्दौला ने जो है 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। और सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम जो है बदलकर उस समय अलीनगर रखा। और इसके प्रबंध का कार्य अपने जो है अधिकारी माणिक चंद्र को सौंप दिया था। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं। आज दरअसल थोड़ा मैं बिजी था, इस वजह से आपके लिए ज़्यादा प्रश्न नहीं ले पाया, लेकिन कल की क्लास में आपको जो है और प्रश्न मिलेंगे, बेहतर प्रश्न मिलेंगे। दोस्तों आप इन प्रश्नों को याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आ जाए। आज ये हमारे यूनिक प्रश्नों का 8वां पार्ट है। इसी क्रम में पटवारी लेखपाल के एग्ज़ाम तक हम बहुत पार्ट दे देंगे। आगे आपके और भी एग्ज़ाम है, फॉरेस्ट गार्ड, इसके अलावा कनिष्क सहायक, और भी जो है पुलिस को जो है एसआई का पेपर है, उनमें भी ये प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आप इसलिए इनको अच्छे से देखें और जो है नोट भी करें। और जहाँ पर अगर आपको लगता है यहाँ पर किसी प्रश्न पर कोई डाउट हुआ है, यानी कि कोई उत्तर आपको लगता है कि मैंने गलत बताया है, वैसे तो बताया नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप जो है आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, यानी कि अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। बाकी हम आपको वहाँ पर जवाब दे देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसी तरह की बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमारे चैनल स्टडी विद कमलेश को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको वीडियो बहुत ज़बरदस्त यानी कि बहुत सही लग रही है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए बेहतर कार्य करने के लिए तत्पर रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।